Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. This video is about correctify your errors in your optional, specifically talking about the sociology. Our optional, something which is going to decide whether we are getting selected or not. It has the power to decide whether we will get our preferable or favorable service or not. It has the power to determine what is going to be our All India rank. इतनी इम्पॉर्टेंस होने के बाद मुझे नहीं लगता इसको 20-25 मिनट दे के समझना कोई ज़्यादा नुकसान का सौदा है. ठीक है, तो समझते हैं इसे. प्लस टू सेव योर टाइम आई वुड urge all of you to watch this video either at 1.5x or 1.75x as always. Let's move forward. सबसे पहले why am I eligible for this? Optional is not something कि ऐसे ही किसी से भी समझ सकते हैं. तो ठीक है, एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं. दिस इज़ माई ड्यूटी, माई ऑब्लिगेशन. इट इज़ ऑनेस्ट ऑन माई पार्ट टू टेल ऑल ऑफ यू अबाउट दिस. हाँ, थोड़ा फ्लेक्स करूँगा पर देखते हैं आगे. पेपर 1 में 10 चैप्टर्स हैं. ठीक है, पेपर 2 में 15 चैप्टर्स हैं. एक नितिन सांगवान बुक आती है, इफ़ यू ऑल नो, जो बहुत ही स्टैंडर्ड है सोशियोलॉजी को फॉलो करने के लिए. हर एक चैप्टर के पीछे उसके 19 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 10 चैप्टर्स 19 क्वेश्चंस 190, 15 चैप्टर्स 19 क्वेश्चन 285. ये मैंने 6 बार सॉल्व किया है, ये मैंने 4 बार सॉल्व किया है. 1140 1140 इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए पेपर 1 के, इतने क्वेश्चंस पेपर 2 के. अब ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. 2013 से लेकर 2023 तक 11 साल बनते हैं. इसमें जो 10 साल के हैं 13 to 22, उस एक ऑप्शनल में 19 क्वेश्चंस करने होते हैं. 190 ये 2 बार मैंने सॉल्व किया है. 380 क्वेश्चंस ये बन गए, प्लस 11th ईयर का जो एक बार किया था 399 बन गए. ठीक है, इसके अलावा टॉपर्स कॉपीज़ बहुत अनलिमिटेड मैंने सॉल्व की हैं. मुझे याद भी नहीं कितनी सॉल्व की हैं, फिर भी सेफ साइड माने तो ये कम से कम 500 होगी. कोई बड़ी बात नहीं अगर ये नंबर डबल भी होगा, पर मैंने आफ्टर हैविंग अ लीप ऑफ फेथ सिर्फ 500 नंबर चूज़ किया. ठीक है, सेफ साइड के लिए. डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो करता था वो अलग है, वो सब गिना भी नहीं. उसके अलावा मेरा जो मन करता था ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, ये सब कर लिया, वो सब छोटी मोटी चीज़ें, पेटी थिंग्स आई हैव नॉट इवन इंक्लूडेड. इन सबको ऐड करने के बाद आई हैव रियलाइज कि आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 3200 क्वेश्चंस. सेफ साइड 3500 क्वेश्चंस, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने. ठीक है, चेक कितने क्वेश्चंस किए हैं? मस्ट हैव चेक्ड 1500 to 2000 क्वेश्चंस. इतना सब करने के बाद ना मुझे लगता है कि आई हैव रीच्ड एट अ पर्टिकुलर स्टेज वेयर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ यूपीएससी आस्किंग फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड हाउ डू वी नीड टू टैकल द सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल. ठीक है, मैं CUET के बारे में नहीं बता सकता, मैं कोई और एग्ज़ाम के बारे में नहीं बता सकता सोशियोलॉजी के, जैसे आई हैव गॉट द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप आप सभी से. पर जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं बता सकता हूँ वहाँ पे मैं बताने खुद ब खुद आ गया. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. एक और चीज़ मैं जो बताना चाहता था, इग्नू. इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग सोशियोलॉजी, पर इसको करने का ना एक तरीका है. ये तरीका मैंने खुद इग्नू के एक प्रोफेसर से सीखा था. एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वो इग्नू में अभी पढ़ाते हैं. पर बात यह है कि मैंने जिन लोगों को इग्नू से पढ़ते देखा है वो कैसे करते हैं, गूगल से BA मटीरियल लिख के, सोशियोलॉजी लिख के, और वो सारा मटीरियल डाउनलोड कर लेते हैं. इट इज़ गोइंग टू बी ए वेस्ट. सारा BA नहीं करना, आपको ग्रेजुएशन नहीं करनी है सोशियोलॉजी में. आपको सिलेबस उठाना है. फॉर एग्जांपल ये सिलेबस है, देख लेते हैं. सिलेबस का वुमेंस मूवमेंट. ठीक है, आपको सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया लिखना है गूगल पे, उसके बाद इग्नू लिखना है. मतलब सिलेबस लिखो, टॉपिक लिखो, इग्नू लिख दो आगे. वो स्पेसिफिक बुक का वो स्पेसिफिक चैप्टर आपके सामने आ जाएगा. ठीक है, ये जब आ गया ना तो आपको बस वो चैप्टर करना है, सारा BA का मटेरियल नहीं करना. योर टाइम विल गेट वेस्टेड. ठीक है, ठीक है, देखते हैं आप आगे. जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बताया है. एक बहुत ज़्यादा एडवांस में मैं नहीं गया, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे. बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी सिमिलर टू ओरिएंटेशन, नॉट एक्चुअली ओरिएंटेशन, बिकॉज इट इज़ अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ योर एरर्स. गलतियों को सुधारना है, बट इट इज़ सिमिलर टू एन ओरिएंटेशन. ठीक है, एक ठीक ठाक लेवल पर डेप्थ में मैंने बात की है. बहुत ज़्यादा एडवांस में मैं नहीं गया. अभी जाएंगे, अभी कोई बात नहीं, बाद में जाएंगे जब इसके ऊपर बात करेंगे. एक ब्रॉडर आउटलाइन देखते हैं. देखो, जब सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल की बात करते हैं 260 इज़ एन एवरेज स्कोर. ठीक है, इसके बाद भी लोग सिलेक्ट होते हैं क्योंकि GS और इंटरव्यू में अच्छे नंबर आते हैं. 20-25 नंबर का फ़र्क होता है, वो आ जाते हैं उधर से. ठीक है, इसके बाद भी लोग सिलेक्ट होते हैं, ये एवरेज नंबर है. टॉपर्स 300 तक स्कोर कर लेते हैं. कैसे वो देखते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि जब हमने किसी एक इंस्टीट्यूशन से, किसी एक अपने नोट्स से या इंस्टीट्यूशन के नोट्स से एक बार स्टैंडर्ड सोशियोलॉजी कर ली
तो वी आर एबल टू गेट 220 to 230, मतलब एक पेपर में हम 110 तो स्कोर कर रहे हैं ना, टॉपर्स तो 150 भी कर रहे हैं, 40 नंबर भी उनसे कम मांगे तो इतने तो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 220 230 हमारे नंबर बन जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स कि आपको 250 260 चाहिए तो आपका एफर्ट डबल एक्स हो जाता है। और ये डबल एक्स क्या है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज करने के बाद आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, जैसे हरलम्बस एंड हॉलबॉर्न, वो ब्लू वाली 1200 रुपये की बुक है, 1100 के आसपास पेजेस हैं। इट इज़ एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम। पर इसको पढ़ने का एक तरीका है, वो भी जब एडवांस की बात करेंगे, एडवांस में देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, सारे पेजेस नहीं पढ़ने, कैसे कैसे इंडेक्स से पेजेस को काट देना है। पेजेस वो चाहे फाड़ के भी फेंक दो, कोई काम के नहीं है, ठीक है। वैल्यू एडिशन वगैरह ऐसी एडवांस बुक्स से। उसके बाद जब 280 290 पे जाना है, डबल एक्स दोबारा एफर्ट हो जाएगा। इसमें आपकी इनोवेशंस, बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसा है, आप किस तरीके से किस वाइडर डायमेंशंस तक सोच सकते हो। एंड ऑल दिस कैन बी डन थ्रू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। आपको ये स्टैंडर्ड सोर्सेज करने होंगे, आपको NCERTs पढ़नी होंगी, आपको इग्नू का बेसिक मटेरियल पढ़ना होगा, आपको नितिन सांगवान पढ़नी होगी। उसके बाद आपको ये एडवांस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको इनोवेशंस ऐड करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। देन यू विल रीच एट दिस स्टेज, राइट? ओके। अब एक और चीज़, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं। जब हमारा सिलेबस इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीट, हमें वो समझ आ चुका है, उसे हम कंसिडर करते हैं प्री मिड फेज़। मिड फेज़ से पहले का फेज़ कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उस वक्त हम स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग। कुछ लोग पहले कर लेते हैं, कुछ लोग बाद में भी करते हैं। मैंने इस फेज़ में की थी, ठीक है। मैंने ये सब कुछ पहले प्लान किया हुआ था, तो मैंने इस फेज़ में की थी, आंसर राइटिंग स्टार्ट करी, जितना समझ आया उतना समझ के, गलतियाँ कर करके। उसके बाद मिड फेज़ आता है। दिस मिड फेज़ अबाउट प्रोफेशनलाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एप्लीकेशन। ये अभी प्री के पहले का ही फेज़ है, ठीक है। ये वही स्टेज है जहाँ पे हरलम्बस हॉलबॉर्न ये सब पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नहीं करते अननेसेसरली, पर ये मतलब इस स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले आंसर राइटिंग पढ़ोगे, करोगे, गलतियाँ करोगे, उसके बाद उस गलतियों को सुधारोगे। देन यू विल रीच एट अ स्टेज जहाँ पे प्री के बाद आपको फाइनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को अपनी फाइनलाइजेशन देनी है, ठीक है। ये एक ब्रॉडर, इसमें डायग्राम्स, इनोवेशन वो सब ऐड हो जाता है, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट सा दे दिया। अब इसकी निटी-ग्रिटीज़ पे जाते हैं, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स, क्योंकि इट इज़ अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कुछ मिस्टेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जब ऑप्शनल की बात आती है ना, हम हमेशा वी ऑलवेज ओवर एम्फेसाइज ऑन फैक्ट्स और थिंकर्स, कि भैया एक क्वेश्चन पूछा है, हम इमाइल दुर्खीम को कोट कर देते हैं तो ऐसा होगा कि एग्जामिनर बढ़िया नंबर दे देगा। हम मैक्स वेबर को कोट कर देते हैं, टेलकॉट पार्सन आ गया, कार्ल मार्क्स, ऐसे कुछ भी करते रहो। ये तो चलो फिर भी फेमस है, कुछ और लिख दो, गुन्नार में डाल आ गया, कोई फर्ग्यूसन आ गया, ठीक है। ओवर एम्फेसाइज थिंकर्स और फैक्ट्स के ऊपर नहीं करना। ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है वो भी देखते हैं आगे। नेग्लेक्टिंग द बेसिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। NCERTs पढ़ सभी लेते हैं, ये गलती मैंने भी की थी। NCERT पढ़ ली थी, लेकिन सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल इन योर आंसर्स। NCERTs में संस्कृताइजेशन, सेक्युलराइजेशन, संस्कृताइजेशन बहुत ही सिंपल और वेल मैनर्ड तरीके से वहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं। एज इट इज़ क्यों नहीं उठा लेते, सारा का सारा टॉपिक हो जाएगा सेक्युलराइजेशन का, अगर वहाँ से देख लिया। क्लास 12th की NCERT ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ से मटेरियल नहीं उठाते, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि NCERT तो बेसिक है, हम निकालेंगे एडवांस, हरलम्बस से निकालेंगे सेक्युलराइजेशन का कॉन्सेप्ट और दूसरों से नंबर ज़्यादा ले लेंगे। उनके 300 आ रहे हैं, हम 350 ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा। मेक इट सिंपल, कीप इट वेल मैनर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। NCERT से मटेरियल उठाओ, दिखना चाहिए। उसकी लैंग्वेज को ही हमने रेप्लिकेट करना है, वो सोशोलॉजिकल ही लैंग्वेज ही है, ठीक है, वो सीखनी है हमने लैंग्वेज। और ओवर रिलायंस ऑन नोट्स ऑफ अदर्स। कुछ दो बड़े फेमस नोट्स हैं सोशियोलॉजी के, उपेंद्र सिंह और महापात्रा सर के नोट्स। देखो, दोनों पढ़े हैं एंड इट इज़ वेरी इनफेमस कि मैं बोल दूँ यूज़फुल नहीं है, यूज़फुल हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द सिलेबस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे दी हुई हैं। 2000 पेजेस के नोट्स कौन पढ़ेगा, मुझे बताओ। नोट्स तो क्रिस्प होने चाहिए ना, 2000 पेजेस के नोट्स थोड़ी होते हैं, वो तो बाइबल होगी। देखो, मेरे नोट्स में PYQs थे, उनके मॉडल आंसर्स थे। उपेंद्र महापात्रा सर के नोट्स के जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है वो भी थी। इग्नू का मटेरियल भी था जो मैंने खुद पढ़ा। नितिन सांगवान में जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने लिखा। टॉपर्स की वैल्यू एडिशंस भी है, लेकिन ये सब ना बहुत टाइम लगा के बनता है। मेरे पास टाइम था, मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था,
बट दिस इज़ नॉट द केस फॉर एवरीवन ना। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी भी नहीं है। आप स्टैंडर्ड तरीके से करके भी बहुत अच्छा सोशियोलॉजी में स्कोर कर सकते हो। और प्लीज़ मत बोलना कि ये मैं अपलोड कर दूँ, इट इज़ नॉट जस्ट फीजिबल और आपको समझ भी नहीं आएंगे। अपने नोट्स ना बनाना और सिर्फ इन पर रिलाई करना, इट इज़ मूर्खता, ठीक है। तो ये मत करना। नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। खुद करो, बेसिक तक पहुंचो, बेसिक के बाद एडवांस तक जाओ, लर्निंग करो, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन तक जाओ, ठीक है। सीधा सिर्फ ये नोट्स करके नहीं होगा, डायरेक्टली सुन लो। जीएस नहीं है, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल में मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक और चीज़, ये छोटी मोटी चीज़ें, पेटी थिंग्स पढ़ते रहना। वीकनेस, पेपर 2 में ना मुझे एक प्रॉब्लम आती थी। मुझे पेपर 2 और जीएस के जो इंडियन सोसाइटी है, ये बड़ा सिमिलर लगता था, कई बार आज भी लगता है। तो इसमें ना एक प्रॉब्लम है, ये वीकनेस बन जाता है। जब वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप पेपर 1 लिख रहे हो, उसमें इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसी पर्सपेक्टिव से लिख देते हो। लेकिन नहीं, दूसरा तरीका है एक, यहाँ पे आपको सोशो एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे होती है वो आगे मैंने बताया है, वो देखते हैं। लेकिन सोशो एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पेपर 2 के आंसर को लिख पाओ। यहाँ पे हम इंडियन सोशियोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं, उसकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर कर देते हैं। थिंकर्स लाइक जीएस घुरे को मेंशन तो कर देते हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने में कमी कर देते हैं। एम एन श्रीनिवास हमें पता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता। हमें एस सी दुबे पता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता। बेसिक थिंकर्स हैं, इनको समझ लो तो सारी इंडियन सोसाइटी आपको समझ आ जाएगी। टाइम लगता है स्टार्टिंग में, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, यू हैव टू मेक नेटवर्क्स, इंटरकनेक्शंस। अच्छा, एक और चीज़, इसमें ना ओवरलैपिंग है मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। फॉर एग्जांपल देखो, ये सोशल मूवमेंट्स एज इट इज़। अब देखो, पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जैसा लग रहा है। दलित मूवमेंट्स, इसमें वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ईवी रामस्वामी नायकर, नायर मूवमेंट, वो सब आ गया ना। तो ये देखो, मूवमेंट्स तो वही रहेंगे, मूवमेंट्स तो जो हिस्ट्री में हुई हैं वो तो सेम रहेंगे, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। अगेन सोशोलॉजिकल तरीके से लिखना पड़ेगा, एंड दैट वी विल गेट फ्रॉम अगेन सोशो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। आगे देखते हैं। एक और चीज़ यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस करी थी, मेरी ये बड़ी मिस्टेक थी जो मैं अभी इसे रेक्टिफाई कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। मेरी ना जीएस में इंट्रो और कंक्लूजन ऐसी है कि वो अट्रैक्टिव है, ठीक है, ठीक ठाक अट्रैक्टिव है, पर ना मैंने ना वही मेथड यूज़ किया अपने ऑप्शनल में, विच इज़ नॉट वर्किंग। ऑप्शनल की इंट्रो और कंक्लूजन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, आर द कंटेम्प्रेरी फार्मर्स मूवमेंट्स इन इंडिया चेंजिंग देयर कोर्स। इसका कंक्लूजन देखो, द चेंजिंग कोर्स ऑफ फार्मर्स मूवमेंट आर ड्यू टू फॉल्ट लाइन्स अकरिंग ओवर न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, चेंजिंग एग्रेरियन स्ट्रक्चर्स, रेजिंग क्लास डिवाइड। ये कुछ नहीं, इसके कॉजेज़ हैं, ये कॉजेज़ हैं इसके चेंजिंग कंसर्न्स के। पर लिखने का तरीका देखो, फॉल्ट लाइन्स अकरिंग ओवर देयर न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ये कुछ नहीं, पोस्ट 1991 पॉलिसीज़ की बात की है बस, एलपीजी के बाद की। अकरिंग ओवर न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, चेंजिंग एग्रेरियन स्ट्रक्चर, राइजिंग क्लास डिवाइड। ऐसे एक दो वर्ड हैवी मैं और मार सकता हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैंने यूज़ करनी है। ये एक तरीका है, तो इसे हम कहते हैं कि लर्न द आर्ट ऑफ कंक्लूडिंग। ऐसे ही इंट्रोडक्शन का भी एक आर्ट होता है, इसको भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई टू इम्बाइब इट इन माई आंसर्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इंट्रो और कंक्लूजन को जीएस के तरीके से नहीं लिखना, बॉडी वगैरह लिखी जाती है क्योंकि उसमें हमारे पास कंटेंट है। यहाँ पे स्पेसिफिक कंटेंट हमें याद करके कुछ भी नहीं होता, तो इसमें कुछ हैवी वर्ड्स फेंकने होते हैं, रिलेटेड टू सोशियोलॉजी लिखना होता है ताकि आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिखे। आगे देखते हैं करना क्या है। ये सिर्फ उन गलतियों को ठीक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। 1979 से लेके 2013 तक के जो PYQs है वो एक बार देख लो, सिर्फ देखने, उन्हें पढ़ना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिलेबस। क्यों? क्योंकि 2013 के बाद सिलेबस में मॉडिफिकेशंस आई थी, ठीक है। ड्यू टू दैट मॉडिफिकेशंस द सिलेबस गॉट चेंज्ड अ बिट, और जो पुराने वाले क्वेश्चन हैं उनको फिर इग्नोर मार देना जो हमने नहीं पढ़े। ये सिर्फ ये इसके लिए कि आपको पता लगे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चंस। सेक्ट रीगेनिंग इम्पॉर्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन सेक्ट एंड कल्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब आप जब रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ना कि सेक्ट और कल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसे इंपॉर्टेंस दोगे ना, आप इज्जत दोगे, तो आपको ये पता लगेगा, थीम्स वगैरह का पता लगेगा। 2013 टू 23 टू 24 अभी, हाँ, इनको ज़रूर हाथ से सॉल्व करके देखना है, लेकिन इन्हें सिर्फ रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है। ओके,
अब दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड रिसर्च पेपर्स फ्रॉम इग्नू। इग्नू इसके लिए काफ़ी अच्छा है। सिर्फ टॉपर्स के नोट्स पढ़ के काम नहीं चलेगा, जहाँ से ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से ज़रूर पढ़ना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही डेफिनेशंस की बात अगर कर रहा था तो इसको आगे लेके आते हैं कि गेट रेडी विद द डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल रिलीजन की बात है, अगर रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन आ गया एंड यू हैव टू डिफाइन द रिलीजन, तो इमाल खीम की फेमस वही डेफिनेशन है तो है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव बिलीव्स रिलेटेड टू द सेक्रेड एंड प्रोफेन आइडिया। ये वो प्रोफेन तो नहीं, सेक्रेड फिनोमिना, ठीक है। चाइल्ड लेबर के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है ना चाइल्ड लेबर, माइग्रेशन, ये स्पेसिफिकली मेंशन है सिलेबस में। वो डायरेक्टली ही कैन आस्क के डिफाइन, एक्सप्लेन और डिस्कस द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ माइग्रेशन। क्वेश्चंस ऐसे आए हैं पिछले, तो वहाँ पे माइग्रेशन और चाइल्ड लेबर को डिफाइन करना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर आ गया तो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन, उसकी डेफिनेशन दे दो, ये नोट्स में अपने प्रिपेयर करके रखो। माइग्रेशन आ गया तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन को की डेफिनेशन को प्रिपेयर करके रखो नोट्स में। प्लस डेफिनेशंस को लिखने के भी तरीके होते हैं। नंबर जब स्कोर करने हैं, एडवांसमेंट की तरफ जाना है, तो तब हम क्या करते हैं कि मेंशन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन इज दिस एंड दिस, ये कोट एंड कोट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी दिस कोट एंड कोट। कोई भी एक याद कर लेना दोनों में से, थोड़ा बहुत वर्ड्स इधर उधर चलते हैं पर एकदम डेफिनेशन नहीं चेंज कर देनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ये मैंने गलती की थी तो मैं बता रहा हूँ। वन मोर थिंग, पेपर 2 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डॉरी, हाँ वही बात है, देखते हैं आपके। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, मैंने अपने सीनियर से कुछ बातें पूछी थी कि यार बताओ करंट अफेयर्स क्या आता है सोशियोलॉजी में, और उनके रिएक्शंस थे कि भाई करंट अफेयर्स आता है, सारा करंट अफेयर्स ही होता है। कुछ नहीं है, बकवास है, आई एम टेलिंग यू, आई हैव लिव्ड दोज मोमेंट्स। इतने क्वेश्चंस लिखे हैं, 2013 के भी अगर मैं क्वेश्चन लिखने बैठता था ना, उसके करंट अफेयर्स थोड़ी मुझे पता थे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखे जाते थे। ये मैंने दिल्ली के टीचर से भी दिखवाए हैं कि भैया चेक करो मेरे सोशियोलॉजी के आंसर्स कैसे हैं, और वो ठीक है, दे वर सेटिस्फाइड, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो मैंने करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़े, फिर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही आएगा ना भैया, टॉपिक आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, ऑप्शनल है। हाँ, ये हो सकता है कि व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस लाइक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स विच गॉट अपडेटेड टाइम टू टाइम, फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया 2025 में, मान लो कोई नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो उसकी प्रोविजंस तो पढ़नी पड़ेंगी ना, क्योंकि वी हैव टू राइट अबाउट इट। वो अलग करंट अफेयर्स लेवल होता है, पर वैसे करंट अफेयर्स को लेके जाना और स्टैटिक से रिलेट करना वो अलग बात है। करंट अफेयर्स को छोड़ के भी बहुत अच्छे तरीके से स्टैटिक के साथ सोशियोलॉजी में 290 से 300 नंबर लाए जा सकते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखना बड़ी मज़ेदार बात है। 3 घंटे अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हम 19 क्वेश्चंस लिख पाते हैं। यूपीएससी 19 क्वेश्चन ही पूछता है। अगर हम आंसर राइटिंग ना करें और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक क्वेश्चन को 3 मिनट दें ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, 3 घंटे में 60, ये मैंने ऊपर से देखा था, देख लेते हैं, 63180, वही है देखो। तब हम 3 घंटे में 60 क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। एक क्वेश्चन को 3 मिनट दो, सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करो, स्क्रिबल करो, लिखो कि इमाइल खेम ने ऐसा ऐसा बोला था, दिमाग में सोचो, उसके बाद उसने ऐसा ऐसा सोचा था, मैंने ये आंसर लिखना था, फर्स्ट पॉइंट ये लिखता, सेकंड पॉइंट ये लिखता, सिर्फ हेडिंग लिखो। आंसर राइटिंग लिखेंगे तो उसमें स्किल डेवलप हो जाएगी कि अंदर लिखना मैटर क्या है, पर जो ऊपर हेडिंग से लेके सारा मैटर है, आपके पास कंटेंट है, वो तो आपको याद हो गया ना। 3 घंटे में 60 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 3 घंटे में आपने 3 साल के पेपर कर लिए, उससे भी ज़्यादा। 3 साल के पेपर हुए 57, आपने कर लिए 60, ठीक है। अब यार देखो, बड़ी फेमस है, सृष्टि जयंत देशमुख मैम ने भी कहा है कि जॉर्ज रिट्सर पढ़ लेना, ऐसी बुक्स उन्होंने काफ़ी बताई हैं कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थिंकर के लिए। मैंने ये सारी बुक पढ़ी है। मैंने इसके अलावा जो हरलम्बस एंड हॉलबॉर्न ऑरेंज वाली है, जो नहीं मिलती कहीं पे, वो भी मैंने कहीं से मंगवा के मैंने पढ़ी है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सारा मैटर ना ऑलरेडी नितिन सांगवान में है कंसोलिडेटेड। ये फालतू में मत्था मारना है, एडवांसमेंट करनी है, बाद में दूसरी बुक से कर लेंगे, चैट जीपीटी आ गया वहाँ से कर लेंगे। ये मत पढ़ो, खुद की तसल्ली करनी है तो कर लो। मैं बता दूं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार, ठीक है। खुद की तसल्ली करनी है तो कर लो। वैसे मैं बता दूं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ये, ठीक है। वही सेम चीज़ें लिखी हैं, एनलाइटनमेंट, रेनेसा, कुछ नहीं है, वही बातें हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है।
नितिन सांगवान पे जाओ, इग्नू पे जाओ, जो बेसिक चीज़ें उन्हें करो। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अगेन इस पे आते हैं। आप देखना, ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और पैटर्न रिकग्निशन, इन दोनों में ना एक बड़ी सिमिलैरिटी है। इसको देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पैटर्न रिकग्निशन क्या है? जब हम क्वेश्चंस देखते हैं ना PYQs, हमें एक देख के ये बात समझ आती है कि सिलेबस में ना कुछ चीज़ें हिडन है। सारी तो नहीं बताऊंगा, एक दो बता के एग्जांपल्स दे देता हूँ, बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू डू थिंग्स, नॉट व्हाट टू डू। ठीक है, देखते हैं कैसे पैटर्न समझते हैं। कुछ पैटर्न कैसे, जब सोशोलॉजी का कोई क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सिंपल। हमें पता है कि जो बी सेक्शन है, एक मिनट, सेक्शन ए पहले देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, ये पेपर 2 है। अब जो हमारा सेक्शन ए आएगा उसमें से क्वेश्चंस यहाँ से यहाँ से सी तक, ये सी तक, यहाँ तक ना सेक्शन ए में क्वेश्चंस आएंगे। मतलब यहाँ का कोई भी क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं आएगा। सी से लेके आगे जितने भी ये हैं, ये और ये, हाँ ये सारे आएंगे सेक्शन बी में। तो हम उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जब हमें ऑप्शंस मिलें किसी एक पार्ट को लीव करने की, किसी एक क्वेश्चन को छोड़ने की, तो हम वो वाला छोड़ सके जो हमारा वीकेस्ट एरिया है। ठीक है, जो हमें ज़्यादा आता है उस पर ध्यान दे सके। सेक्शन बी इन द एग्जाम इज़ डेडिकेटेड टू सी पार्ट, दिस इज़ द सी पार्ट। सेक्शन बी में से क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कभी भी सेक्शन बी में से यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, यहाँ से या पीछे से। ये सेक्शन ए के लिए है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एनालिसिस की बात करते हैं, पैटर्न रिकग्निशन की बात करते हैं। मैं क्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैंने PYQs देखे, मैंने समझा कि फॉर एग्जांपल इसको उठा लिया, ये मैंने बाद में नहीं किया, ये मैंने पहले से किया हुआ था। ठीक है, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, मैंने इसमें से सिर्फ इस जगह के ऊपर ये वो डाला और स्टार डाला। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एरिया में से हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, आई एम टेलिंग यू। PYQ सामने रखो, सिलेबस सामने रखो और ऑब्जर्व करते रहो, गर्लफ्रेंड समझ के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जब भी मैं ये करूँगा ना, मेरा सबसे ज़्यादा मेन फोकस यहीं पे रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मेन यहीं से पूछे जा रहे हैं। यहाँ से भी आते हैं, पर यहाँ से मेन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं यहीं पे फोकस करूँगा। और आगे देखते हैं कैसे, और मैंने कैसे कैसे किया। ठीक है, पॉपुलेशन डायनामिक्स देखा, मैंने देखा कि इतनी सारी चीज़ में से माइग्रेशन के ऊपर मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टॉपिक में से मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्दो ये भी सिलेबस का पार्ट है, बट दीज आर द पेटी टॉपिक्स फॉर UPSC। डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस वो नहीं बनाता, मतलब वो पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। माइग्रेशन के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तब ये चीज़ें आपके ऊपर हेल्प कर देंगी, या आपको हेल्प कर देंगी कंटेंट देने में, लेकिन डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ये मैंने नोट किया। ठीक है, मेजर क्वेश्चन इन दो पार्ट्स में से, तो जब मैं पढ़ूंगा मेरा मेन फोकस यहीं पे होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी थी, कहाँ पे गया, सम टॉपिक्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद बायसनेस, मतलब किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी अगर समझदारी से काम कराना है तो। ठीक है, ओके। अब और देखना, कुछ टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एक ABC टॉपिक है, उस टॉपिक, जब वो टॉपिक की बात होगी ना, तो उसके रिलेटेड एक फेमस थिंकर को मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने दिखाना भी है कि हम इंपॉर्टेंट हैं, हमें इंटेलेक्चुअल हैं, हमें आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात आती है, ये PSIR वालों को पता होगा, जब कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात आती है, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट की बात आती है, तो रजनी कोठारी को मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसने इसके ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी की है। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने लिख लिया कि यहाँ पे जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा ना, इसके ये मेन थिंकर्स हैं, मैं इसको मेंशन करूँगा। डॉक्टर विलियम गॉड, टर्म इसने निकाली। रईस तिराडो, इसकी स्टडी है पंजाब के ऊपर कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ एडवर्सली इम्पैक्टेड द पंजाब सॉइल। वंदना शिवा, सीड्स ऑफ सुसाइड, PYQ है। बस इतनी चीज़ लिख ली, मुझे ग्रीन रेवोल्यूशन सारा रिवाइज हो गया। सोशल चेंज, इसके ऊपर कुछ था नहीं एग्जैक्टली। और देखते हैं, चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन, PC जोशी, डैनियल थॉर्नर, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, कैथलीन गॉफ, गेल ओम्बेट, आ गया ना ये। अब मुझे याद आ रहा है कि PC जोशी से मुझे याद आ रहा है कि इसने क्या बताया था, डैनियल थॉर्नर ने क्या बताया था, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने क्या बताया था, बुल्लॉक कैपिटलिस्ट, इसने एक टर्म दी थी। ठीक है, बुल्लॉक कैपिटलिस्ट, इसको ट्रैक्टर कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं। गेल ओम्बेट की एक डेफिनेशन थी मोड ऑफ प्रोडक्शन की, वो मुझे याद आ रही है, मेरे दिमाग में आ रही है अभी। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर बॉन्डेज माइग्रेशन, जैन ब्रेमन की एक स्टडी थी, फुटलूज लेबरर्स, इसने टर्म दी थी। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई। वैसे ही कॉपरेटिव्स के ऊपर क्वेश्चन था, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली।
जो थिंकर्स रिलेटेड है। ऐसे सिमिलरली वर्किंग क्लास रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, अर्बन सेटलमेंट लुइस विर्थ, चाइल्ड लेबर, ये तीनों की स्टडीज़ ये मैंने यहीं पे लिख ली। मैं रिवाइज़ यहाँ से भी कर सकता हूँ और कितनी जल्दी होगा, कैन यू इमेजिन। मुझे वो थ्योरी सारी पढ़नी नहीं पड़ेगी, पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखो एक टाइम के बाद समझ आती है, ऊपर ऊपर से सिर्फ वो नहीं होता। कहाँ पे गया कीवर्ड्स यार, हाँ। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले ये देख लें, सारा टेस्ट हो गया क्या, ऊपर ऊपर से तो हो ही गया, ठीक है। जब एडवांसमेंट की बात करेंगे तो इसके ऊपर और ज़्यादा रिगरसली बताऊंगा। क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले यार फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ओनली सोशियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आई हैव पिक्ड अप। और कीवर्ड्स की बात करते हैं, ये भी एड्रेस करता हूँ मैं। देखो सोशल मूवमेंट्स, इसमें हम मान लेते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की बात की। जब इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आएगा ना, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया गुहा एंड गडगिल, ये मैं इसको मुझे पता है कि मैं कंक्लूजन में मेंशन करूँगा। जब इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की बात आ गई तो मुझे ये टर्म्स लिखी हुई हैं। इकोलॉजिकल मार्क्सिज्म कॉन्सेप्ट को मैं बताऊँगा। इकोलॉजिकल फेमिनिज्म इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इकोलॉजिकल गांधीनिज्म इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये उसकी बात है। चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, ठीक है। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की बात है। जब न्यू फार्मर्स मूवमेंट की बात आएगी, इसे हम न्यू एग्रेरियनिज्म भी कहते हैं। मैं ये टेक्निकलिटी भी मेंशन कर दूंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आएगी रिलेटेड टू डॉक्टर विलियम गॉड, ठीक है। और कौन था, रईस तुराडो, ठीक है। और कौन था, वंदना शिवा, सीड्स ऑफ सुसाइड, PYQ है। देखो कहाँ पे गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, विलियम गॉड, रईस तुराडो, वंदना शिवा। जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आएगी तो मैं कंक्लूड में एवरग्रीन रेवोल्यूशन टर्म मेंशन करूँगा ना। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आएगी, मैं ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात करूँगा ना। मैं बताऊँगा कि उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ टू बी एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ऐसी वो टर्म्स की बात है, ये वो कीवर्ड्स है। यही कीवर्ड्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं एक एक टॉपिक के साथ, कि ये टॉपिक आएगा, ये कीवर्ड्स फेंक के मारूंगा। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मैंने डेवलप कर लिया है, मैंने ये थिंकर्स डेवलप कर लिए हैं, टाइम के बीच में मैंने प्रैक्टिस कर लिया। और क्या बचा है मेरे पास, और क्या करूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने कर ली है, क्या करूँ। और अब यार देखो, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर फॉर स्टेट PCS, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर CUET सोशियोलॉजी। मुझे सिर्फ ऑप्शनल का पता है, मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ। एंड ग्रेटली सॉरी फॉर यार बैकग्राउंड नॉइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बेग योर पार्डन। कितनी डेप्थ रिक्वायर चाहिए यार, इट इज़ एक्चुअली ए गुड क्वेश्चन। पर पता है इसका डेफिनेटिव आंसर कैसे मैं दे सकता हूँ। देखो एक आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपका बस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसमें विजिबल हो, वो आंसर आपके GS से अलग दिखता हो। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आपको चैलेंज आता है। और अगर वो दिख रहा है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक बुक पढ़ के इतनी प्रैक्टिस करने के बाद वो दिख रहा है, या आपको इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद वो दिख रहा है। जब वो दिखना शुरू हो गया, समझ लो कि आपको जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है वो आ गई है, ठीक है। प्लस देखो बेसिक्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, टेलकॉट पार्सन। हमने पढ़ा है कि टेलकॉट पार्सन्स का एक अजिल फ्रेमवर्क है। हमने अजिल फ्रेमवर्क वो सबको एक्सप्लेन कर दिया। अजिल फ्रेमवर्क को समझना, समझाना अच्छे तरीके से, और अजिल फ्रेमवर्क का डायग्राम, कि हम ये चीज़ें वहाँ पे डिलीवर कर पा रहे हैं। हमें अजिल फ्रेमवर्क का नाम सुन के वो डायग्राम दिमाग में आ रहा है। हमें जब इमाइल दुर्खेम की सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वो ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडैरिटी पढ़ते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में वो डायग्राम आ रहा है? आ रहा है क्या? जब हम सोशल मूवमेंट्स पढ़ते हैं, सोशल मूवमेंट्स में सोशल मूवमेंट्स का वो लाइफ साइकिल दिमाग में आ रहा है? अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो उतनी ही डेप्थ चाहिए, उससे ज़्यादा हमने PhD नहीं करनी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब आगे, प्रॉब्लम्स इन लर्निंग एंड रिकॉलिंग। यार दिस इज़ जेन्युइनली अ प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट्स विद स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ द मेन कॉज ऑफ इरोजन ऑफ योर मेमोरेबिलिटी, ठीक है। चाहे वो टेलीग्राम है या यूट्यूब है, वो भी उसका ही पार्ट है। मैं खुद चलाता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैं खुद चलाता हूँ, बट इट इरोड्स योर रिकॉलिंग पावर, ठीक है। और ये स्टडीज़ भी हैं इसके ऊपर। पर अब इसका सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। देखो, यू मस्ट हैव फॉलो डॉक्टर शिवन, उन्होंने एक्टिव रिकॉलिंग की बात की थी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। दैट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल अगर आप कर पाते हो तो। मैं उतना नहीं कर पाता था, मुझे भूल जाता था, या मैं रिकॉल ही नहीं कर पाता था, मुझे बार बार बुक खोल के देखना पड़ता था। तब ना उस वक्त मैं क्या करता था, आई यूज़ टू रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मेथड, जैसा मैंने स्कूल में किया है।
हमें शुरू से स्कूल में लिख लिख के पढ़ना सिखाया था। तो मेरा तो यही, अभी भी अगर मैं पढ़ता हूँ, मुझे कुछ याद करना है तो आई मस्ट नीड टू हैव अ पेन एंड पेपर एंड आई एम रीडिंग समथिंग, तो मैं ना साथ में स्क्रिबल करता रहूँगा। पेपर है तो मैं उसके ऊपर साथ में लिखता रहूँगा, स्क्रिबल करता रहूँगा, पेपर की तरफ देखूँगा मैं नहीं कि इमाइल खेम इसने दी सोशल फैक्ट्स की स्टडीज़, सोशल फैक्ट्स में मटेरियल सोशल फैक्ट्स, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, मैं बस ऐसे लिखूँगा और कुछ भी नहीं लिखूँगा। ये थोड़ा स्कीमेटिक्स चार्ट टाइप बन जाएगा। सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल टू एंड कोवर्सिव ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे मैं इसको याद करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा मैक्स वेबर पर, इसकी स्टडी में पढ़ूंगा, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये सब मैं पढ़ूंगा। अब बीच बीच में खुद को चैलेंज करने के लिए, मज़ा आने के लिए, कि मैं बोर ना हूँ, मुझे थोड़ी किक मिले, मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं सोचूंगा कि यार इमाइल दुर्खीम का वो मैंने पढ़ा था सोशल फैक्ट्स, रिकॉल करके देखता हूँ, उसी वक्त लिखूँगा सोशल फैक्ट्स, मटीरियल सोशल फैक्ट्स, नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स। अगर नहीं आया ना तो दोबारा मैं जाके देख लेता हूँ, दोबारा जाके मैं अपने नोट से देख लूँगा। इट इज़ नथिंग बट अगेन एक्टिव रिकॉलिंग, पर करने का तरीका अलग है। मैं लिख लिख के करता था ट्रेडिशनल वे से, जैसे बच्चों को याद होता है मुझे वैसे याद हो जाता था, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यार। प्रीलिम्स में मुझे बहुत हेल्प की है। वो अलग बात है कि प्रीलिम्स हुआ नहीं था उस वक्त, पर बात यह है कि याद तो होती हैं चीज़ें, विच इज़ द मेन मकसद। मेंस में तो बहुत हेल्प की है, समाधान, स्ट्रैटेजी, इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये इसी तरीके से याद हुई हैं लिख लिख के। मेहनत ज़्यादा लगती है पर उसी तरीके से रिटेंशन भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही सजेशन है, वट एवर वर्क्स फॉर यू यार। अब ज़रूरी नहीं है आपको इस तरीके से याद हो, आपको हो सकता है किसी दूसरे तरीके से याद हो, जिस तरीके से भी याद हो सकता है, फाइंड इट आउट, फाइंड अ मेथड, उस तरीके से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, मगअप लगता है कई बार करना कि मगअप कर रहे हैं, और करना भी होता है कुछ चीज़ों को, फॉर एग्जांपल फैक्ट्स को, पर ट्राई टू अलाइन इट एंड इंटरकनेक्टेड विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो आसान रहता है चीज़ों को रिटेन रखने में, ठीक है। और ये सबके साथ होता है, इट इज़ नॉट वेरी पेक्यूलियर कि इट इज़ हैपनिंग विद यू। आई डोंट नो, आई थिंक आकांक्षा, आई एम नॉट श्योर कौन था वो, तो वो देख लेना, ठीक है जी। ओके, अब दीज टू थिंग्स यार, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई थिंक जब मैं नेक्स्ट एडवांस सोशियोलॉजी की बात करूँगा ना, तो उसके ऊपर ये चीज़ों को बताना ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो बहुत सारे चीज़ें हैं सोशियोलॉजी में रीड करने के लिए, ऑप्शनल के रिसोर्सेज के ऊपर कन्फ्यूजन है, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को मैं रद्दी में फिकवाऊँगा, और उसे अगर फॉलो कर लोगे डेफिनेटली इट विल हेल्प इन सेविंग योर टाइम, ठीक है। वो देखेंगे आगे। एनालिटिकल थिंकिंग और डिफरेंट डायमेंशंस, ये मैंने GS3 में मेंस में थोड़ा बहुत सिखाया था, पर इसके ऊपर भी देखेंगे, इसको भी आगे जाके एड्रेस करेंगे, बिकॉज इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स एंड आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो इस वीडियो में तो इसे मैं एड्रेस नहीं कर पाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में जो 3-4 दिन बाद मैं दूसरी अपलोड करूँगा ऑन एडवांस सोशियोलॉजी, उसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। ओके देन, आई थिंक इट इज़ एन एंड फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वॉइस एंड see you, all the best, signing off, your co-host, bye, good night.